हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज की जो सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो प्रकाश क्या होता है। तो देखो प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश हमारा क्या होता है? ऊर्जा का रूप। यहाँ पर देखिए प्रकाश क्या हो गया? ऊर्जा का रूप। और प्रकाश की क्या होती है? द्वैत प्रकृति। अब द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश कभी तरंग की तरह चलता है और कभी कण की तरह, इसीलिए इसको द्वैत प्रकृति होती है। वैसे तो प्रकाश क्या होता है? देखो आप पढ़ोगे तो सीधी रेखा में गमन करता है। फिर देखिए प्रकाश का वह हिस्सा जिससे हम देख सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। देखो प्रकाश के जिस हिस्से से हम देख पाते हैं उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखना। फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन। देखो परावर्तन से मतलब क्या है? प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। जैसे मान लो ये एक प्रकाश की किरण है, ये ऐसे आई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये ऐसे आई, ये चमकीला माध्यम है, यहाँ प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद वापस क्या हुआ? वैसे ही लौट गई। तो ऐसे तो देखो ये क्या हुई? प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में क्या हुई? लौट गई। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण आती है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और टकरा के जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और देखिए इसके बीच में एक अभिलंब भी होता है, दोनों के बीच में अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? काल्पनिक रेखा होती है। जो ब्लू कलर का मार्कर है वो एक तरीके से अभिलंब है। अब देखो अभिलंब और आपके परावर्तन किरण के मध्य भी क्या बनता है? कोण बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगी? वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब देखो जैसे ये रहा, ये एक चमकीली सतह, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह पे टकरा रही है और वापस क्या हो रही है? लौट रही है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो देखो आपतन कोण क्या होता है? ये क्या है? हमारा अभिलंब। और ये क्या है? आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। कौन? आई से, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है? इंसिडेंट रे, इसीलिए कौन? आई से लिखा जाता है। दूसरी बात करिए किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो परावर्तन कोण क्या होता है? ये देखो अभिलंब है और ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण आर। तो कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, पहला नियम ये। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपकी आपतित किरण है, ये जो आपकी आपतित किरण है, ये आपकी जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों देखो एक ही बिंदु में, एक ही बिंदु पर है और एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होता है। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अभिलंब के मध्य, सॉरी, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब देखो आपतन कोण है, वैसे तो बता दिए क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपके आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण होता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखो वास्तविक जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब वास्तविक में क्या होती है? दो किरणें सच में मिलती है, दो किरणें प्रकाश की सच में मिलती है। तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक, और जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आभासी क्या होता है? जिसमें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, इसमें किरणें मिलती नहीं है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखो अगला है हमारा दर्पण। तो देखो दर्पण क्या होता है? एक मान लो ये एक चमकदार सतह होती है और एक तरफ उसके क्या होती है? पॉलिश होती है। एक तरफ पॉलिश और एक तरफ चमकदार सतह। तो प्रकाश की किरण जब इस सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। और जो दर्पण होता है वो दो प्रकार से होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार से। एक हो गया हमारा समतल दर्पण और एक हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार से होता है, इसमें एक होता है उत्तल दर्पण और एक आता है अवतल दर्पण।
अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण कैसा? ये ये क्या है? एक तरीके से समतल दर्पण है, या आपके घरों में जो लगा है वो कैसा? एक प्लेन मिरर। अब इस समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में विशेषताएं क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। दूसरा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। एक तो आभासी होगा, मतलब काल्पनिक होगा। फिर एक क्या होगा? सीधा, मतलब क्या है? जैसे मार्कर ऐसे सीधा रखा है तो इसका दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब ऐसा उल्टा बन जाए, नहीं। या मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरा सिर ऐसे ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही, और पैर नीचे है तो नीचे ही। तो यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण। फिर क्या है कि प्रतिबिंब का साइज और बिंब, बिंब मतलब है वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका साइज बिंब के, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं समतल दर्पण के सामने रखता हूं तो इसका जो साइज है, इसी के साइज का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो बिंब के साइज के बराबर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फिर अगला है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास ये समतल दर्पण है और यहाँ पर मान लेता मैं खड़ा हूं, तो दर्पण और मेरे बीच की दूरी कितनी है? मान लेते 5 मीटर। तो दर्पण के अंदर भी मेरा प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? 5 मीटर। मैं कौन हूं? बिंब। और अंदर कौन है? प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण से बिंब मतलब मेरी दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब अगला ये क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब बाया दाया दिखाई देगा और दाया बाया, यानी कि लेफ्ट राइट दिखाई देगा। राइट वाला भाग लेफ्ट दिखाई देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तित। जैसे कुछ एम्बुलेंस वगैरह में लिखा होता है ना कि बाया दाया दिखाई देता है और दाया बाया दिखाई देता है, इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। तो पार्श्व परावर्तित क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब में बाया भाग क्या दिखाई देता है? दाया। और दाया भाग क्या दिखाई देगा? बाया दिखाई देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हुआ? गोल हो। जैसे समतल दर्पण था उसका तो क्या था? एकदम सीधा था। लेकिन गोलीय दर्पण का क्या, उसे कर्व लिए होगा, यानी कि गोल होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। फिर अगला आता है इसमें अपना अवतल दर्पण। तो देखो क्या होता है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ विकृत होगा। जैसे आप कल्पना कीजिए आपके पास खाने वाला चम्मच है। अगर मैं चम्मच, आप इमेजिन कीजिए चम्मच के, अगर मैं बाहर पॉलिश कर दूं, चम्मच के सिर्फ जो उभरा हुआ हिस्सा है वहां पॉलिश कर दूं, तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। यानी कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, और पॉलिश कहाँ होगी? बाहर की तरफ। ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। और यही अगर उल्टा करें, अगर आप चम्मच के अंदर जहां से खाना खाते हैं उस वाले हिस्से को पॉलिश कर दो, उसको पॉलिश करेंगे तो उभरा हुआ भाग जो होगा वो क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। यानी कि उत्तल में जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ होता है? बाहर की तरफ। अवतल में अंदर की तरफ और उत्तल में बाहर की तरफ होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से प्रकाश की किरण टकरा के वापिस आती है। तो यही आप देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की तरफ हो। ऐसे देखो, ये क्या है? अंदर है, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ, लेकिन यहाँ जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये क्या? पॉलिश है। तो अंदर की तरफ है। तो याद रखने का तरीका क्या? अवतल अ अ मतलब अंदर, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की तरफ। याद करने का ये तरीका है। फिर देखो अगला उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की तरफ वक्रित हो, मतलब पॉलिश कब? चम्मच के अंदर हो रखी है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये जो ये पॉलिश अब कहाँ है? चम्मच के अंदर की तरफ, लेकिन लाइट कैसे आ रही है? यहाँ बाहर की तरफ, उभरा हुआ। तो इसको याद रखने का तरीका क्या? उत्तल, उ मतलब उभरा हुआ मतलब बाहर की तरफ। तो ये हमारे दो दर्पण हो गए। अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है कि कोई भी दर्पण है उस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बता दिया। अभी क्या होता है? जहां से प्रकाश की किरण टकरा के आती है। जैसे मान ले हमारे पास ये है एक दर्पण, तो ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। तो जो परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी। पी मतलब पोल। तो देखो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं।
फिर आती है वक्रता केंद्र। अब यहाँ इसको समझिए, देखो वक्रता केंद्र क्या होता है कि आपका जो भी गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी गोले का क्या होता है, भाग होता है। मतलब एक गोला था, उस गोले में से उसको काटा, तो काट के क्या बनाते हैं, गोलीय दर्पण। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो हमारे आपके दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। जैसे ये मान लेते हैं अपने पास एक दर्पण है, ठीक है, ये पूरा गोला है, इसमें से मैंने इतना हिस्सा काट के, ये पूरा एक दर्पण है, इस पूरे गोले का, ये पूरा एक गोला है, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। अब इस गोले में से मैं मान लो इतना हिस्सा क्या करता हूँ, काट लेता हूँ, ऐसे काट लिया, इतना हिस्सा मैंने क्या किया, काट लिया ऐसे। तो अब देखो इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण के लिए क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इस दर्पण के लिए क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो यानी कि क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, यानी कि जिस गोले से बना है उस गोले का केंद्र, यानी कि जिस गोले से बना है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र, यानी कि गोलीय दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। सेम वक्रता त्रिज्या ऐसे ही होती है, जैसे इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, ऐसे कोई ना कोई त्रिज्या होगी इसकी, ये मान लो, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इस गोले की, वो इसके लिए क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। इस कटे हुए भाग के लिए क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। फिर अगला आता है मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या होती है कि जो हमारे एक काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य अक्ष जो होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जो कहाँ से निकलती है, ध्रुव से और वक्रता केंद्र से निकलती है। क्योंकि देखो वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, सी से, वक्रता त्रिज्या को आर से। देखो जैसे ये यहाँ पर मान लेते हैं अपन, अपने पास एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो यहाँ देखो ये क्या है, पोल, यानी कि पी, और यहाँ क्या है, सी। तो ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जो कि कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से और आपके ध्रुव से गुजर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब जो हमारा अगला है वो क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती, देखो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की कोई भी किरण आ रही है, या तो सच में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मान लो ये क्या है, हमारा कोई भी दर्पण, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये किरण ऐसे आ रही है या ये किरण ऐसे आ रही है, आने के बाद क्या होगी, ये यहाँ आएगी और ये यहाँ। तो यहाँ पर जो मिलती है, ये किरणें यहाँ टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। या तो वो सच में मिलेगी, जैसे अवतल दर्पण का केस है, तो इस केस में देखो ये प्रकाश, ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर ये किरणें आ रही है और टकराने के बाद कहीं पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस। यहाँ पर सच में मिल रही है। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण में देखो ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष, और इसके समांतर किरणें आ रही है, टकराने के बाद इधर जा रही है, सच में मिल नहीं, लेकिन हमें हमें मानेंगे कि ये पीछे कहीं ना कहीं ऐसे मिल रही है, ऐसे मानते हैं कि पीछे कहीं जबरदस्ती ये मिल रही है, मिलती नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर देखो क्यों, क्योंकि ये किरण आई और टकराने के बाद ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, मिल नहीं रही, फैल रही है किरणें, लेकिन हमें मानेंगे कि पीछे कहीं पर ये मिल रही है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मुख्य फोकस ये हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया, या तो किरणें मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए देखो अब अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप देखो ध्यान से देखिए, जो भी किरणें आ रही है वो एक बिंदु पर क्या कर रही है, एकत्रित, किरणों को क्या करता है, ये एकत्रित कर रहा है, किरणों को क्या कर रहा है, एकत्रित, क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है किरणों को, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और देखो जो आपका उत्तल दर्पण है वो किरणों को देखो फैला रहा है, दूर दूर क्या कर रहा है, फैला रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ये फैलाता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। फिर देखिए फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ देखो ये क्या है, हमारा ध्रुव यहाँ, और ये मुख्य फोकस, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी कि पी और एफ के बीच, कैपिटल एफ और एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण का व्यास क्या होता है कि कोई भी मान लो आपका गोलीय दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या बोलेंगे, आपका द्वारक बोलेंगे। और इसका एक संबंध होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
R बराबर 2F। R बराबर क्या होता है 2F, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आता है। फिर आता है प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण क्या होता है, देखो यदि प्रकाश की किरणें सच में मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। जैसे इस केस में यहाँ पर प्रतिबिंब जो किरणें है वो सच में मिल रही थी, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यदि प्रकाश की किरणें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो मिल रही है, प्रतीत होती है। जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पर मिल नहीं रही थी, फैल रही थी, लेकिन यहाँ पीछे हमें प्रतीत हो रहा था कि यहाँ कहीं पॉइंट पे मिल रही है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, देखो प्रतिबिंब निर्माण के लिए उत्तल और आपके दर्पण के नियम। देखो अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण करना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से, तो कुछ नियम आपको पता होना चाहिए। दोनों के नियम, दोनों में लगभग नियम क्या होते हैं, सेम। देखो जो सबसे पहले क्या है, मान लो ये आपका क्या है, इस तरफ जो है ये है अवतल दर्पण और इस तरफ क्या है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। अगर मान लो अवतल दर्पण है, तो उस अवतल दर्पण में ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो परावर्तन के बाद किस में से निकल जाती है, एफ में से, मुख्य फोकस में से निकल जाती है। पहला नियम क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है और इसके समांतर कोई भी किरण आ रही है, तो टकराने के बाद वो किस में से निकल जाएगी, मुख्य फोकस में से निकल जाती है। पहला नियम ये है। उत्तल में भी यही होता है। देखो उत्तल में लेकिन सिर्फ हमें मानना पड़ता है, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है और टकराई और ऐसे चली गई। लेकिन यहाँ पर हमें प्रतीत होना चाहिए कि हाँ, कि ये जो किरण है कहीं एफ में से निकल रही है पीछे की तरफ, सिर्फ मानना पड़ेगा। तो पहला नियम क्या हुआ, जब किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष से तो किसमें से निकल जाएगी, एफ में से। अगर किरण समांतर है तो किसमें से निकल जाएगी, एफ में से निकल जाएगी। दूसरा नियम जो है वो उल्टा कर दो। अगर अब एफ में से आ रही है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। उल्टा करना है पहले का उल्टा नियम। तो पहला देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मतलब एफ में से कोई किरण आ रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। पहले का उल्टा कर दो। तो दूसरा नियम क्या हुआ, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस में से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उत्तल में भी यही होगा और आपके अवतल में भी यही होगा और उत्तल में भी यही होगा। देखो ये किरण है, ये क्या आ रही है, एफ में से ऐसे आ रही है, तो यहाँ टकरा के वापिस आ गई। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि ये पीछे कहीं एफ में से आ रही है। तो यहाँ पर ये हो गया दो नियम। देखो तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से आएगी तो जैसे आई थी वैसी की वैसी चली जाती है। मान लो ये क्या सी, तो इसमें से प्रकाश की कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद वापिस वैसी की वैसी निकल जाती है। जैसी आई थी वैसे ही टकरा के चली जाती है। कब, जब वक्रता केंद्र सी में से प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर ये किरण आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापिस चली गई, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि पीछे वो कहीं सी में से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखो यहाँ पर अगला क्या है नियम, कि मान लो कोई भी प्रकाश की किरण है, वो अगर पोल पर किसी कोण से आती है ना, या तिरछी आती है, तो उसी कोण से वापस टकरा के वो चली जाती है। जिस कोण से आई थी उसी कोण से टकरा कर वापस चली जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो उत्तल में भी कि जिस कोण से आई थी उसी कोण से वो टकरा के वापस चली गई। तो क्या कहता है, किरण जिस कोण से पी मतलब ध्रुव पर टकराती है तो उसी कोण से टकरा के वापस चली जाती है। इस जैसे यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री से ही टकरा के वापस चली जाएगी। ये जो चार नियम है ये प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक है, आपके दोनों अवतल और उत्तल के लिए। पहला क्या है, जब अक्ष के समांतर आती है तो किस में से चली जाएगी, एफ में से। जब एफ में से आती है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के अपोजिट है। फिर देखो तीसरा क्या है, कि अगर केंद्र में से जा रही है तो जैसे आई थी वैसे ही टकरा के चली जाएगी। और चौथा क्या है, जिस कोण से आती है उसी कोण से टकरा कर वापिस चली जाती है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखो हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो जो हमने पीछे नियम पढ़े उन्हीं नियम का उपयोग करके हम यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ कोई भी प्रतिबिंब बनना है उसके लिए दो किरणें कम से कम बनानी पड़ेगी, और जो किरणें जहां कटेगी वहां पर क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको समझने के लिए मान लो ये हमारे पास दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मान लो वस्तु यहाँ अनंत है ना? अनंत के बाद यहाँ मान लेते हैं सी है, फिर क्या एफ है, फिर क्या है एफ है, फिर क्या आपके पी है। तो देखो सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर, फिर अनंत से थोड़ा और आगे चलते हैं, मान लो यहाँ रखेंगे, तो यानी कि क्या होगा सी से परे, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, मान लो यहाँ चलेंगे तो कहाँ रखेंगे? सी पर, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो कहाँ है? सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ पर, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में। ये ऐसे हमारे 6 केस बनने, पहले अनंत पर, फिर थोड़ा अनंत से आगे चलेंगे तो सी से परे मतलब सी से पहले, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो सी पर ही रख देंगे, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो सी और एफ के मध्य रख देंगे, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एफ पर रखेंगे, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एफ और पी के बीच में हम रखेंगे। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम, यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 किरणें बनानी होगी किसी भी, तो नियम वही जो पीछे पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा है? अनंत पर, तो अनंत पे रखा है तो हमें 2 किरणें देखो, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऐसे आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण ऐसे आ रही है। हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो किसमें से निकल जाएगी? एफ में से। तो देखो ये जो किरण आ रही है वो किसमें से निकल जाएगी? एफ में से। ये किरण है वो भी एफ में से। अब ये यहाँ कटेगी, तो यहाँ पर कहाँ कट रही है? एफ पर कट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? एफ पर। लेकिन कैसा बनेगा? देखो एकदम बिंदु साइज का। कैसा? बिंदु साइज का। वैसे भी पता अगर मान लो कोई वस्तु अनंत पर रखा है अगर लॉजिक, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बिंदु साइज का। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। फिर क्यों? क्योंकि देखो ऐसा मान सकते हैं कि ये किरण ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। फिर अगला सी पर रखेंगे, तो सॉरी सी से परे रखेंगे, सी से परे रखेंगे, तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु ये सी है हमारा, तो यहाँ पर रखेंगे वस्तु को। तो देखो पहली किरण क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किसमें से निकल जाएगी? हमारे एफ में से निकल जाएगी। फिर दूसरी जो किरण है वो किस में से आ रही है? सी में से। तो हमें पता है सी में जैसे आई है टकरा के वैसे ही क्या होती है? लौट जाती है। अब देखो किरणें कहाँ मिलेगी? आपके सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा? सी और एफ के बीच में बना। अब देखो यहाँ पर ये वस्तु क्या है? बड़ी, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब क्या बना? छोटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। और कैसा होगा? प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टी होगी। फिर वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी पर, तो वस्तु को सी पर रखेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक किरण तो कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है, ये देखो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर, तो किस में से निकल गई? एफ में से निकल गई। अब दूसरी किरण किस में से आ रही है? एफ में से आ रही है, तो जो एफ में से आती है वो उल्टा है, पहले नियम का उल्टा है। अगर देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किस में से निकलेगी? एफ में से। और अगर एफ में से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। तो इस केस में देखो एक किरण तो क्या आ रही है? समांतर, तो वो किस में से निकल जाएगी? एफ में से। दूसरी किरण आ रही है एफ में से, तो वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ कट रही है, कहाँ पर? सी पर ही कट रही है। इसका मतलब जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। देखो जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि समान साइज। देखो मैं पेन पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ ना स्केल का, इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट माप लेके करोगे मेजर तो एक्यूरेट आपके डायग्राम बन जाएंगे। फिर प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। फिर देखो थोड़ा और आगे आएंगे तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो पहली किरण कैसे आ रही है? देखो मुख्य अक्ष के समांतर, तो किस में से निकल जाएगी? एफ में से। दूसरी क्या है? सी में से जा रही है, तो आपको पता है सी में से जैसे गई वैसे ही टकरा के वापिस आ जाती है सी में से। तो देखो कहाँ पे कट रही है? यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी कि सी से परे। जब वस्तु को सी और एफ के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी से परे पहले। और कैसा होता है? बड़ा है। देखो ये छोटी और ये कैसा बनेगा? बड़ा। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। फिर थोड़ा और आगे आएंगे, मतलब सी और एफ के बीच में रखेगा। अब आगे और आएंगे तो कहाँ रख देंगे? वस्तु को एफ पे रख देंगे। तो जैसे ही वस्तु को एफ पे रखेंगे तो पहली किरण कैसे आ रही है? देखो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो किसमें से निकलेगी? एफ में से निकल जाएगी। दूसरी किरण किसमें से आ रही है? सी में से। अब देखो ये किरणें जो है पैरेलल चल रही है ऐसे ऐसे, यानी कि ये कहीं कहीं जाके मानेंगे कि ये कहाँ मिलेगी? अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब माना जाता है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब कब? जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, क्योंकि देखो ये किरणें कैसे चल रही है? पैरेलल। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? बड़ा होगा।
और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। अब देखो जो 6 नंबर केस है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप वस्तु को कहाँ रखेंगे? अभी F पे रखा था, ये पोल है, ध्रुव है, तो F और P के अब बीच में रखेंगे, तो यहाँ बीच में रखेंगे। तो देखो पहली किरण क्या है, किसी एंगल से आ रही है, वस्तु से किसी एंगल से आ रही है, तो हमने पढ़ा था जिस कोण से आती है उसी कोण से निकल जाती है। तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर ये वस्तु किसी एक कोण पे आ रही है, तो इसी कोण से क्या होगी, निकल जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से निकल रही है, सी में से, तो सी में से निकल रही है, यानी कि सी में क्या होता है, केंद्र में से जैसे जाएगी वैसे ही लौट के वापिस आ जाती है। अब देखो ये जो किरणें है वो एक्चुअल में जो यहाँ पर ये किरणें ये दूर-दूर जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये किरणें कैसे जा रही है, ऐसे आ रही है और दूर-दूर जा रही है। तो ये और आगे जाएगी तो और दूर हो जाएगी, यानी कि यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं आगे। तो हम मानते हैं इस केस में कि ये जो किरणें हैं दर्पण के पीछे कहीं जाके मिलेगी, यहाँ मिल रही है। ये वैसे तो कहाँ जा रही है, दूर-दूर, लेकिन हम मानते हैं कि ये दर्पण के पीछे हम यहाँ जाके ये किरणें मिलेगी इस पॉइंट पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जब हम वस्तु को P और F के मध्य रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बड़ा होगा, लेकिन कैसा होगा, आभासी। देखो वस्तु भी ऐसे है और प्रतिबिंब भी कैसा है, ऐसा। इसका मतलब सीधा है और कैसा है, आभासी। क्यों है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, इसीलिए क्या है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आप इसका, आप देखो जो हमने अभी पीछे अवतल दर्पण के केस पढ़े थे उनको ट्रिक से याद रखते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारे लिए देखो ट्रिक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे अवतल दर्पण ऐसे इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर अवतल दर्पण ऐसे बनाना है, एक पर क्या लिखना है, F, और इस पे सिर्फ क्या लिखना है, C। अब देखो आपको नंबरिंग करनी है, तो देखो यहाँ सबसे पहले दूर क्या नंबरिंग करेंगे, 1, फिर क्या करेंगे, 2, फिर क्या करेंगे, 3, फिर इससे आगे क्या करेंगे, 4, फिर इससे आगे क्या करेंगे, 5, फिर इससे आगे क्या करेंगे, 6। ऐसे नंबरिंग करनी है। अब ये नंबरिंग जो यहाँ से की अब इधर से करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा आपका 4, फिर क्या आएगा 5। अब देखो है क्या, जो 1 है तो आपको एक एक जब वस्तु यहाँ रखते हैं तो यहाँ देखो नीचे जो है ये क्या है, बिंब, सॉरी ऊपर जो है वो क्या है, बिंब को रखे हुए हैं, और नीचे जो नंबरिंग है वो किसकी है, प्रतिबिंब की। किसकी है, प्रतिबिंब की नंबरिंग है। अब देखो 1 है तो यहाँ मैच करेंगे, 1 यहाँ पर है, यानी कि एक तरीके से कहाँ है, अनंत पर है। देखो कहाँ है, अनंत पर। 1 तो इसका 1, यानी कि जब वस्तु 1 पर है यानी कि वस्तु कहाँ बनेगी, आपके फोकस पर। जब 2 है तो देखते हैं कि 2 कहाँ बना है, C और F के मध्य, यानी कि 2 का मतलब यहाँ क्या है, C से परे। तो अब जब वस्तु 3, देखो 3, तो यहाँ पर वस्तु 3 पर है, मतलब इसका नीचे नंबरिंग देखते हैं, कहाँ है 3, यहाँ, तो वस्तु यहीं पे बनेगी। अब 4 देखते हैं, तो 4 कहाँ रखा हुआ है, C और F के मध्य, तो यहाँ पर 4 देखते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर, तो यानी कि C से परे। फिर 5, 5 कहाँ है, F पर, तो यहाँ पर 5 देखते हैं कहाँ बनेगा, आपके अनंत पर, यानी कि 1 पर है तो अनंत पर। फिर यहाँ 6, तो 6 कहाँ बनेगा, कहीं दर्पण के पीछे इस तरफ बनेगा। तो आप इस तरीके को ऐसे याद, 1 है तो देखो ऊपर वाली और नीचे वाली में 1 है तो 1 यहाँ कहाँ पर है, 1 F पर बनेगी। 2 है कहाँ पर, C और F के मध्य। 3 यानी कि 3 कहाँ है, C पर ही, तो तीसरा C पर ही बनेगा। फिर क्या आपके 3, 3 हो गया, फिर क्या 4, तो 4 कहाँ है, C और F के मध्य, तो कहाँ बनेगा, 4 पर। फिर 5 क्या है, F पर, तो यानी कि इधर एक तरफ अनंत पर बनेगा। देखो यहाँ इसमें मैंने लिख दिया है, जब 1 का मतलब क्या है, अनंत पर, तो 1 का यहाँ मैच कीजिए, तो यहाँ वस्तु क्या है, F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, F पर बनेगा, है ना। और कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा, और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब 1 है यानी कि 1 इसमें याद रखिए कि F पर बनेगा। 2 है इसका मतलब C और F के मध्य बनेगा। 3 है इसका मतलब यहाँ पर 3 पे ही है, तो यानी कि C पर ही बनेगा। फिर 4 है तो मतलब कहाँ है, इधर, यानी कि C से परे, तो C से थोड़ा परे बनेगा। 5 मतलब वस्तु F पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। यहाँ इधर एक क्या है, अनंत ही तो एक तरीके से, तो यहाँ पर। फिर देखो क्या है, आपके P और F के बीच में, तो कहाँ बनेगी, 6 इधर दर्पण के पीछे, मतलब कि आभासी और सीधा होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब अवतल दर्पण के उपयोग किसमें होते हैं, एक तो होता है आपके सर्च लाइट, है ना, वाहनों के अगर दीप मतलब हेडलाइट में इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पण में होता है, दंत विशेषज्ञ है ना, दांत को देखने भी करते हैं, और सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो
अब जो हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो इसमें 2 केस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों केसों को। तो देखो क्या होता है कि जो पहले वस्तु रखी जाती है वो कहाँ रखी जाती है? अनंत पर। कहाँ रखते हैं वस्तु को? अनंत पर। देखो यहाँ पर अनंत पर कहीं वस्तु को रखेंगे। तो देखो एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष, ये क्या मुख्य अक्ष इसके समांतर, तो यहाँ टकराएगी और चली जाएगी। फिर एक किरण ऐसे आ रही है मुख्य अक्ष टकराई। देखो ये मिलेगी नहीं, ये फैल रही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा उत्तल दर्पण में कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमें जबरदस्ती ऐसे समझिए मानना पड़ेगा कि ये कहीं पीछे मिल रही है। तो देखो इस किरण को जैसे ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये इधर, और इस किरण को इधर खींचेंगे तो यहाँ कहाँ मिल रही है? एफ पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ पर। और देखो एकदम कैसा है? बिंदु आकार का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बिंब को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ पर यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, और साइज क्या होगा? बिंदु आकार का। और कैसा होगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से कैसा बनता है? आभासी और सीधा। फिर अगला केस देखिए, थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं? पी अनंत, मान लो इधर अनंत है और इधर ये क्या पी, इस अनंत और पी के बीच में कहीं वस्तु को कहीं पर भी रख सकते हो आप, यहाँ यहाँ यहाँ। तो हम कहाँ रख रहे हैं? अनंत और इस पी के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो एक किरण कैसे आई? आपके ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ आई और टकराने के बाद वापिस ऐसे चली गई। अब ये इधर चली गई तो हमें वही इधर हमें मानना पड़ेगा कि ये कहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पर दूसरी किरण कैसे आ रही है? सी में से आ रही है। तो सी में से देखो यहाँ डॉट डॉट कर लेना, सी में से आ रही है। किस में से आ रही है? सी में से आ रही है। तो सी में पता है जैसे आई और वैसे ही चली जाती है। तो इस तरफ आई और वापिस चली गई, लेकिन पीछे मानना पड़ेगा कि यहाँ, क्योंकि देखो उत्तल दर्पण का जो सी है वो इस तरफ होता है और एफ भी, क्योंकि देखो अगर हम अवतल मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि कंफ्यूजन ना हो कि इधर क्यों आया। तो देखो होता क्या एक्चुअल में कि आप कोई भी दर्पण जैसे बनाते हो, तो मान ले अवतल बना रहे हो, तो इसको इस तरीके से काटा गोले में से, ये पूरा एक गोला है, इस गोले में से काटा, तो ये काट के ऐसे क्या बन गया आपका? इधर पॉलिश करेंगे तो इधर क्या बन गया आपका? अवतल दर्पण। अगर इसको पूरा माने तो ये देखो इसका सर्कल इधर ही है, तो इसका मतलब इसका सी एफ किधर आएगा? इस तरफ ही आएगा। अगर हम उत्तल की बात करें तो देखो उत्तल को जब आप मान लो काट के ऐसे बनाओगे इस तरीके से, अब इसको अलग करोगे, है ना? इसमें से इस पूरे गोले में से इतना टुकड़ा मैंने क्या कर दिया? अब अलग कर दिया, मान लेते हैं ऐसे अलग कर दिया, ये इधर आ गया। तो आप देखोगे कि अब इसका जो सर्कल है वो किस तरफ? इधर ही तो बन रहा है, तो इसीलिए अवतल का इस तरफ आता है ना? याद रखना। अब देखो जो उत्तर आप, हाँ, इसको आगे देखते हैं हम। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? P तथा F के बीच में। कहाँ बनेगा? ये रहा P और इस F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? देखो आपके दर्पण के पीछे बनेगा पहली बात, P और F के बीच में बनेगा, और साइज क्या होगा? छोटा होगा। और कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। यानी कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दोनों कैसे? आभासी और सीधे। लेकिन अवतल में वो सिर्फ लास्ट वाला केस ऐसा था जिसमें आभासी और सीधा हुआ। अब अवतल दर्पण के उपयोग देखो, मेनली इसका उपयोग होता है पश्च दृश्य। वाहनों के आपने साइड मिरर देखे होंगे ना, जिसमें क्या होता है कि आप पीछे जो है गाड़ियां आती हुई देखते, ड्राइवर के साइड में लगा होता है। पश्च दृश्य में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो इससे एक तो जो प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब इनसे बनता है। और साथ में क्या होता है? छोटा भी होता है। दूसरा, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि ये दूर दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? अधिक, क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या होता है? वक्र, जिससे ये दूर की गाड़ियां वगैरह या वस्तु आपको दिखा देता है। तीसरी, ये समतल दर्पण की तुलना में क्या करता है? अधिक बड़े क्षेत्र को दिखा पाता है। कौन? आपका उत्तल दर्पण। इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मेनली पश्च दृश्य दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो अगला हमें चिन्ह परिपाटी समझनी है, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो इसको समझने के लिए आपको पता है एक्स वाई, है ना, प्लेन होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है कि ये क्या है हमारा? इधर x, और इधर क्या होता है? x डैश, इधर क्या है? y, और इधर क्या होता है? y डैश। तो आपको पता है इधर क्या होती है? धनात्मक, और इधर क्या होती है? ऋणात्मक। इधर क्या होती है? धनात्मक, और नीचे की तरफ y क्या होता है? ऋणात्मक। तो कुछ इसी तरह को आपको समझने के लिए देखो ये पूरी जो क्या है आपकी? वैसे मुख्य अक्ष है, लेकिन ये देखो क्या है? इधर x, दर्पण के इस तरफ वाली क्या है? x, और दर्पण के इस तरफ वाली क्या है? x डैश है। आपको समझने के लिए एक मिनट ये मानना पड़ेगा। ये वैसे क्या है? y नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे
ताकि y डैश। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी इस तरफ की जो दूरियां हैं, ये क्या हमारी मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी दूरी है इस तरफ, दर्पण के इस तरफ, बाई तरफ की जो दूरियां होती है वो कैसी ली जाती है, ऋणात्मक। वैसे भी पता आपको एक्स एक्स की तरफ क्या लेंगे, ऋणात्मक। यानी कि मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरी होगी, लंबवत नहीं, ये मुख्य अक्ष और इसके समांतर जो दूरियां होगी वो कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। बाई तरफ की दूरियां ऋणात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के दाई तरफ यानी कि दर्पण के इस तरफ की जो दूरी है वो कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर इस तरफ की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के समांतर इस तरफ की यानी कि बाई तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के देखो ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो दूरी है बाई तरफ, अगर ये मान लो ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर बाई तरफ की जो दूरियां होगी, ये मान लेते हैं अपन मुख्य अक्ष है नीचे ग्रीन वाला और ब्लैक, ये अपना क्या है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण। तो और ग्रीन वाला मार्कर क्या है, मुख्य अक्ष, और ब्लैक वाला हमारा क्या है, बाई तरफ की जो दूरियां वो कैसी लेंगे, ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ही जो दूरियां होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। और मुख्य अक्ष के दाई तरफ जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अब देखिए मुख्य अक्ष के जो लंबवत ऊपर की तरफ दूरियां होती है, मुख्य अक्ष है इसके लंबवत जो ऊपर की तरफ दूरी है यानी कि ऊंचाई वो क्या होगी, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ जो दूरियां होती है वो क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरियां होंगी वो धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ जो दूरियां लेंगे वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये जो है आपके न्यूमेरिकल में ये क्या आएगा, काम आएगा ये सारा। अब देखो जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, आपके पोल से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां मापनी होती है वो कहाँ से मापते हैं, पोल से। याद रखना, ध्रुव से, चाहे दर्पण के इस तरफ मापिए चाहे इस तरफ मापिए, तो सभी कहाँ से मापी जाएगी, आपके पोल से यानी कि ध्रुव से मापी जाएगी। फिर देखो बिंब यानी कि वस्तु को सदैव कहाँ रखेंगे, बाई तरफ रखेंगे। वस्तु हमेशा इस तरफ आएगी। इसका मतलब आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि यू यानी कि जो बिंब की दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यू से। यानी कि वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, क्योंकि बिंब को सदैव किस तरफ रखना, आपको बाई तरफ रखना, इस तरफ। और इस तरफ की दूरी हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि यू का मान, यू का मतलब होता है बिंब दूरी। क्या होता है, बिंब दूरी, वस्तु दूरी, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो भी दूरी है वो कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और बिंब को सदैव कहां रखेंगे, दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब हमारा अगला क्या है, दर्पण सूत्र। तो देखो दर्पण सूत्र में क्या होता है, दर्पण सूत्र हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, v u और f में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर जो v होता है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। और u का मतलब होता है बिंब दूरी और f का मतलब होता है फोकस दूरी। तो देखो न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला होता है दर्पण सूत्र। अगर मान लो आपको v u f कुछ भी निकालना, देखो f तो दे ही रखा, अगर v और u भी निकालना हो तो इसी की हेल्प से आता है। और चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये पता तो है कि u जो है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। तो बाकी जो चिन्ह परिपाटी है उसका उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। फिर यहाँ पर देखो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का मतलब एक तरीके से आवर्धित, बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना। जैसे कार्टून वगैरह में दिखाता है ना कि टॉम कभी बड़ा दिखा रहा है, या आपने और से कार्टून देखे होंगे उसमें बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो आवर्धित क्या होता है, देखो कोई प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है और मान लो इसका प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये क्या है, बिंब वस्तु, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो ये बताता है कि ये जो बिंब है, बिंब की तुलना में जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा बना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। अब देखो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा किससे लिखते हैं, एच डैश से। किससे, एच डैश से। और बिंब की ऊंचाई को एच से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या एम का एक फॉर्मूला और होता है माइनस वी बटा यू। यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर एम पॉजिटिव है और एम नेगेटिव है, तो एम पॉजिटिव है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी कैसा होगा,
आभासी और सीधा होगा। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितना होगा आपका, सॉरी, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। जैसे कि मान लो m बराबर क्या है, m बराबर आपके मान लेते हैं 1 दे रखा है। m बराबर अगर 1 है तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा। m बराबर मान लेते हैं 1 है, m की वैल्यू कितनी है 1, तो h डैश बराबर h। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई के बराबर है। और अगर मान लेते हैं कि m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब h डैश ग्रेटर देन h, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से बड़ी है। देखो जब m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से क्या है, बड़ी है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं कि m की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एम एच डैश निकालना, मान लो मुझे प्रति एच डैश बराबर क्या आएगा, एच एम इंटू एच। और अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी मान लेते हैं 2 है, 2 इंटू एच, तो इसका मतलब क्या है, एच डैश क्या है प्रतिबिंब, एच क्या है बिंब। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से 2 गुना बड़ी है। यानी कि बिंब से कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। यानी कब, जब m की गेट वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी। और अगर m की वैल्यू 1 है, मान लो यहाँ 1 रखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि h डैश बराबर क्या है, h। h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर m लेस देन 1, इसका मतलब h डैश लेस देन h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटी है। यहाँ पर ये बस आपको एक पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूं +2, m इक्वल्स टू +1, तो इसका मतलब बताइए क्या होगा। इसका मतलब ये है, देखो प्लस है, अगर यहाँ पर m की वैल्यू प्लस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। याद रखना, प्लस डायरेक्ट पूछा जाता है, m इक्वल्स टू +1 का अर्थ बताइए, तो क्या होगा। देखो m की वैल्यू यहाँ पहले देखते हैं, साइन, साइन क्या है, प्लस, प्लस हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। अब दूसरा देखते हैं, एक है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से बराबर ही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या है, बराबर। मान ये समझ अपन +2 लिख लेते हैं, ये लो +2 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी और सीधा। और बिंब, और बिंब से कितना गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा। मान लो या मैं नेगेटिव लिख दूं यहाँ -2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, m माइनस है तो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनेगा, बिंब से 2 गुना बड़ा बनेगा। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अपवर्तन। तो देखो अपवर्तन क्या होता है, जैसे परावर्तन में तो क्या हुआ, टकरा के वापिस चली गई, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब ऐसे समझिए अपने पथ से भटक जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये एक आपको कांच का कुछ भी दे रखा है, तो यहाँ यहाँ कौन सा माध्यम है, वायु, और यहाँ कौन सा माध्यम है, कांच। जब प्रकाश की, ये देखो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ आई, तो जैसे ही अब यहाँ पर, यहाँ तक तो क्या थी, वायु, और जैसे दूसरे माध्यम में आएगी तो ये थोड़ा अपने पथ से विचलित, यानी कि थोड़ा सा भटक जाएगी अपने पथ से। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर जब देखो दो माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब अपवर्तन के नियम सेम वैसे ही है जैसे परावर्तन में। तो इसमें क्या होता है, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, ये देखो माध्यम है, इस माध्यम को अलग करने वाले ये पृष्ठ, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, एक तरीके से मानिए एक पृष्ठ है, ये क्या कर रहा है, वायु और कांच दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले इस बिंदु पर आपका आपतित किरण, आपका अभिलंब है ना, और आपतित किरण, ये सारे क्या होती है, एक ही तल में होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ। अभी बताया ना, दोनों माध्यम कौन सा, ये वायु है ऊपर और ये कांच है। ये जो लाइन है ये दोनों माध्यमों को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। इस बिंदु पर आपके अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, साइन आई बट्टा साइन आर क्या होता है, एक स्थिरांक होता है और जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की ज्या और
अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपके स्नेल का नियम। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। एक तरीके देखो, जब अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी जो चाल होती है ना, उसमें क्या आता है, किसी माध्यम में तेज होती है, किसी माध्यम में कम होती है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, दो आपके चालों का अनुपात होता है, यानी कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल है, उस चाल का अनुपात होता है। तो ये क्या बताता है कि यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। यानी कि आपके पास दो माध्यम होंगे, एक मान लेते हैं वायु है और एक कांच है, तो वायु और कांच में किस माध्यम में उसकी जो चाल है वो तीव्र अधिक होगी, है ना। तो इसी को बताता है कौन, अपवर्तनांक। या हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस कौन से माध्यम में वो अधिक विचलित हुई है, कि जब वो वायु से कांच में आती है तो अधिक विचलित होती है, कांच से मान लो वायु में जाती है तब, या वायु से पानी में जाती है तब विचलित होती है। तो एक तरीके से इसमें कौन से माध्यम में अधिक विचलित हुई है, वो भी एक तरीके से क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर मान लो लिखा मिलेगा आपको N12। तो N12 का मतलब क्या है, कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं, माध्यम एक का किसके सापेक्ष देख रहे हैं, माध्यम दो का। तो इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ N12 में जो पीछे है वो तो कहाँ आएगा, ऊपर, है ना, और जो पहले वो कहाँ आएगा, बाद में। ये याद रखना, कोई भी हो, जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूं N23, तो इसका मतलब क्या होगा, माध्यम दो का माध्यम तीन के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये जो बाद वाला है वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि V3, और ये कहाँ जाएगा, नीचे V2 ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, माध्यम दो में प्रकाश की चाल यानी कि V1, सॉरी V2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 बन जाएगा। फिर आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, कोई भी माध्यम है और उस माध्यम का वायु के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक देख रहे हैं तो उसको, यानी कि एक माध्यम क्या है, वायु निर्वात, यानी कि खाली भी बोल सकते हो। तो माध्यम, किसी भी माध्यम का जब हम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो कैसे, मान लो ये कह रहा है कि कोई माध्यम है एक, वो कौन कैसा है, वायु है या निर्वात है। अब दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम दो का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एन एम, यहाँ देखो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब खाली मतलब वो क्या है, निर्वात है, वायु है, निर्वात है वहां पर। तो ये तो कहाँ आएगा, ऊपर, वायु में प्रकाश की चाल, और एम मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी बट्टा वी, मेन हम देखो पूरे इसी का यूज करके ना अपवर्तनांक निकाला जाता है। यहाँ पर हम वायु की ही तुलना करके यहाँ पर अपवर्तनांक निकालते हैं, मेनली इसी फॉर्मूले का यूज होता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं लेंस। देखो लेंस जस्ट अपोजिट है किसका, आपके दर्पण का ही क्या है, उल्टा। तो लेंस क्या होता है, एक्चुअली में दोनों तरफ से क्या होता है, वो आपके वक्रित क्षेत्र होता है दोनों तरफ से। जैसे ये एक तरफ हो गया, दर्पण में तो क्या था, एक तरफ, लेकिन लेंस में दोनों तरफ क्या होते हैं, ऐसे वक्रित होते हैं। और हो सकता है कुछ कुछ लेंस में एक तरफ भी होता है, लेकिन मेनली जो लेंस है आपके, इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या होंगे, जो भी क्षेत्र होंगे वक्रित क्षेत्र होंगे, एक ऐसा होगा और एक इस तरीके से होगा। या फिर लेंस कैसा होगा, इसमें हम पढ़ेंगे, एक एक वक्रित पृष्ठ ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। तो यानी कि क्या होता है कि आपके दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम होता है, दोनों पृष्ठ मतलब एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ आपके पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। ये जस्ट अपोजिट है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दर्पण के। देखो वहां दर्पण में जो आपका अवतल दर्पण था वो कैसा था, अभिसारी था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अपसारी है, और ये क्या है, अभिसारी है। मतलब ये किरणों को क्या करता है, अवतल दर्पण तो क्या करता था, इकट्ठा करता था, लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, फैलाता है, उल्टा है। और यहाँ पर देखो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस यहाँ किरणों को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता था, किरणों को फैलाता था। तो अब समझते हैं कि ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा अवतल लेंस ऐसा होता है, इस तरीके से। यानी कि अवतल लेंस की अगर हम संरचना देखें तो वो किनारों से तो क्या होगा, मोटा, और बीच में से क्या होगा, पतला। या हम ऐसे भी बोलते हैं अवतल लेंस का जो परावर्तक जो आपका पारदर्शी माध्यम है वो अंदर की तरफ क्या होगा,
वक्रित होगा। पारदर्शी माध्यम किधर होगा? अंदर की ओर वक्रित होता है। और फिर उत्तल की बात करें तो देखो, उत्तल जो होगा वो किनारों से तो क्या है, देखो पतला है, और बीच में से क्या है, मोटा। और ये क्या होगा, बाहर की ओर वक्रित होगा। इसका जो पृष्ठ है वो किधर होगा, बाहर की ओर वक्रित होगा। इसका पृष्ठ क्या होता है, अंदर की तरफ वक्रित होता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जैसे हमने दर्पण में कुछ परिभाषाएं देखी थी, सेम वैसी की वैसी हमारी कहा है लेंस के अंदर। तो यहाँ देखो, वक्रता केंद्र क्या होता है, वही गोले के भाग होते हैं इसमें, लेकिन कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों होता है, देखो लेंस होता है ना एक ऐसे, तो एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, इसलिए उसको C1 और C2 से लिखते हैं। कि क्या होता है, किसी न किसी गोले के भाग होते हैं, और उन गोलों के जो केंद्र होते हैं वही हमारे लेंस का वक्रता केंद्र होता है। फिर मुख्य अक्ष क्या होता है, कि मुख्य अक्ष क्या है, दोनों वक्रता केंद्र, यानी कि ये मान लो C1 है और ये क्या है, C2 है। इन दोनों में से काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर हमारा अगला है प्रकाशी केंद्र। ये देखिए क्या होता है, लेंस का केंद्र बिंदु। जैसे मान लो ये एक लेंस है अपने पास, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, जैसे ये है, तो इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, यही क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल में मान लो ये है, तो इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो लेंस का केंद्र बिंदु क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। फिर अगला द्वारक। तो द्वारक क्या होता है, ये जो आपका कोई भी लेंस है उसका ये जो वृत्ताकार रूपरेखा है, ऐसा वृत्त जैसा है, इसका जो व्यास होगा वो इसका क्या होता है, द्वारक होता है, जो हमने दर्पण में भी ऐसे ही पढ़ा। फिर मुख्य फोकस। तो देखो मुख्य फोकस क्या है, कि अगर अपवर्तन के पश्चात जो किरणें किसी न किसी बिंदु पर अभिसरित होती है या मिलती मिलती है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, जैसे दर्पण में पढ़ा था। फिर फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जैसे दर्पण में हमें कुछ प्रतिबिंबों की आवश्यकता थी कि कैसे, तो वैसे ही लेंस में हमें कुछ नियम पता होने चाहिए, सेम दर्पण की तरह है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हमारे पास है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। अब देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसमें भी मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई आ रही किरण, तो वो देखो कहाँ से चली जाएगी, एफ में से, वो भी दर्पण में। देखो ये और ये सेकंड वाला हमने दर्पण में पढ़ चुके हैं, कि क्या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो किस में से चली जाएगी, एफ में से। और इसमें देखो, इसका इसमें भी देख सकते हैं अवतल में, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये किस कैसे चली जाएगी, एफ में। लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा चलेगा केस, यहाँ अवतल में से मानना पड़ा था, उसमें अपने दर्पण में उत्तल को मानना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर किसको, अवतल को। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये किरण आएगी तो वो इधर चली जाएगी, क्योंकि अवतल क्या करता है, किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, तो ये किरण ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर और ऐसी चली गई। एक मान लो एक और ऐसे आएगी तो वो ऐसे चली जाएगी। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वो एफ में से जा रही है। सेम इसका उल्टा कर दो, अगर एफ में से आए तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, जो हमने दर्पण में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये अलग है, अगर प्रकाशिक केंद्र में से जा रही है, ओ में से, तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, कहीं पर भी विचलित नहीं होगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। किसमें से, अगर वो ओ में से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र में से जा रही है, चाहे दोनों दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, अगर वो प्रकाशिक केंद्र में से जा रही है तो सीधी की सीधी निकल जाएगी। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जैसे हमने अवतल लेंस में 6 केस थे, और अवतल दर्पण में 6 केस थे और उत्तल दर्पण में 2। इसका जस्ट उल्टा, अब उत्तल लेंस में कितने, इसके 6 प्रतिबिंबों के केस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेम वैसे ही चलेगा, 2 किरणें लानी है, सेम वैसा का ही वैसा जैसे लेंस में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने 2f1 और 2f2 लिखा, ये क्या है, कि वहां C है, क्या है, C1 और C2, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि C1 और C2 दो होते हैं, क्योंकि लेंस के इधर भी और इधर भी, क्योंकि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं तो दोनों तरफ होंगे। तो बस और कुछ नहीं, 2f1 मतलब C1 और 2f2 मतलब C2 है। बस यहाँ पर इसको क्या लिखा है, 2f1 और 2f2। बाकी से आपके कैसे चलेगा, जैसे दर्पण में चला था। तो सबसे पहले बिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो आप, हमने दर्पण में भी पढ़ा, अनंत पर रखते तो कैसा बनेगा, बिंदु साइज। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को आप अनंत पे रखते हो तो f2 पर, और साइज कैसा होगा, बिंदु साइज का, और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये किरणें कैसी आ रही है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर।
जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो किसमें से निकल जाएगी? एफ में से निकल जाएगी। तो कहाँ बनेगा? F2 पर, और एकदम कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। सेकंड केस देखो, यहाँ पर अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। थोड़ा-सा वस्तु हम क्या होंगे? थोड़ा अनंत से आगे की तरफ आएँगे तो हमें क्या मिलेगा? 2F1। तो 2F1 पर रखेंगे तो 2 किरणें लेनी है। तो देखो एक किरण क्या लेके आ रही है? समांतर, तो समांतर किरण आती है वो किसमें से निकलती है? F में से। और एक क्या निकाल रहा है वो? O में से। O में से मतलब प्रकाशिक केंद्र में से सीधी की सीधी निकल जाएगी। अब जहाँ कटेगी वहाँ क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये कहाँ कट रही है? F2 और 2F2 के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के मध्य में। लेकिन कैसा होगा? साइज में छोटा। और कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। फिर देखिए अगला केस, अब थोड़ा-सा और आगे आते हैं तो कहाँ रखेंगे वस्तु को? 2F1 पर। कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। वहाँ पर देखो हमने C वाला केस देखा था कि जब वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? C पर ही। लेकिन यहाँ पर जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर, ध्यान रखना। फिर देखो इसमें भी 2 किरणें लेके आनी है, एक समांतर और एक कैसे भी लेके आए। तो समांतर लाएँगे तो किसमें से चली जाएगी? मुख्य फ़ोकस में से। और एक O में से जा रही है, तो O में से जो किरण आती है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? 2F2 पर। और कैसा होगा? समान आकार का। दर्पण में भी जब C पर रखा था तो सेम आकार का बना था। फिर कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। फिर अगला केस देखते हैं थोड़ा आगे, तो वस्तु को अब कहाँ रखेंगे? 2F1 और F1 के मध्य, यहाँ पर रखेंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे अब वस्तु को। तो देखो यहाँ पर रखेंगे तो एक किरण कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो किसमें से निकल जाएगी? F में से। और एक किसमें से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र में से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये क्या है? 2F। तो 2F से थोड़ा परे बनेगा, 2F2 से थोड़ा परे बनेगा आपका प्रतिबिंब। और साइज में कैसा होगा? बड़ा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। फिर अगला देखिए हमारा कि देखो प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं? F1 पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? F1 पर। तो F1 पर रखेंगे तो देखो पहली किरण कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो किसमें से चली जाएगी? F2 में से। फिर दूसरी कैसे जा रही है? O में से। तो अब देखो ये किरणें कहीं मिल नहीं रही है, सीधी पैरेलल जा रही है। तो हम मानेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा। और कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। जैसे कि हमने अवतल दर्पण में एक लास्ट केस पढ़ा था, वो उसमें कैसा प्रतिबिंब बना था? आभासी और सीधा। इसमें भी कुछ देखो क्या होगा, यहाँ पर जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? ये हमारा क्या है? F1 और O, इसके बीच में रखते हैं। तो एक किरण कैसे जा रही है? समांतर, तो किसमें से चली जाएगी? F2 में से। और दूसरी कैसे जा रही है? O में से। तो देखो यहाँ पर ये किरणें मिलेगी नहीं। यहाँ पर ये किरण ऐसे चली जाएगी और ये किरण कुछ ऐसे, यानी कि दूर-दूर जा रही है। किरणें कैसे चली जाएगी? दूर-दूर, मिलेगी नहीं। तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि ज़बरदस्ती पीछे कहीं मिलेगी ये किरणें। तो कहाँ मिलेगी? लेंस ही की ओर, यानी कि जिस तरफ वस्तु रखी हुई है, उसी तरफ वो किरणें मिलेगी ऐसा, या मिलती हुई प्रतीत होगी। इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब है, या तो किधर बनेगा? बिंब की ओर, या हम बोल सकते हैं लेंस की ही ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? देखो, आभासी और सीधा, तथा साथ में क्या होगा? बड़ा होगा। यही केस हमने किसमें देखा था? अवतल दर्पण में, जिसमें इस तरफ बना था लास्ट वाला केस। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जैसे हमने दर्पण में ट्रिक देखी थी, वैसे ही कुछ ट्रिक यहाँ पर है याद रखने की। तो वो ट्रिक क्या है? जैसे दर्पण की तरह देखो, एक पहले आपको क्या करना है? नंबरिंग पहले क्या करना है? सबसे पहले F1 और F2, 2F1 लिखना है, फिर इधर F2 और 2F2 ऐसे लिख लेना है। फिर देखो नंबरिंग करनी है, यहाँ से 1, फिर थोड़ा आगे 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। अब देखो दर्पण में तो क्या था? इसी तरफ करनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या सामने बनेगा, तो हमें क्या करना है? यहीं से काउंटिंग 1, फिर इसके बीच में 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब 6 जो है वो यहाँ कहीं आएगी। अब देखो यहाँ 1 पर है ना बिंब, तो अब देखो ये कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। 2 कहाँ है? यहाँ पर 2F1 से पहले है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो कहाँ आ रहा है? इसके और इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। फिर हमें फिर आगे चलेंगे, 3 कहाँ पर की है? 2F1 पर। तो यहाँ पर 3 कहाँ आएगी? यहाँ। तो इसका मतलब जब वस्तु 2F1 पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। फिर थोड़ा आगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 देखिए कहाँ है? 2F1 से, सॉरी 2F2 से थोड़ा परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 से परे बनेगा।
फिर देखो नंबरिंग 5 कहाँ पर है? F1 पर। तो F1 थोड़ा-सा क्या है? दूर, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। फिर 6, तो 6 वाली कहाँ बनेगी? कहीं यहीं बनेगी, लेंस के इसी ओर बनेगी, यानी कि जो लेंस या बिंब की ओर ही बनेगी, और कैसा होगा? बड़ा होगा और आभासी होगा, और कैसा होगा? सीधा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखे, आप इसको चेक कर सकते हो। फिर देखिए हम पढ़ते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। इसके लिए 2 केस है। तो पहली वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जैसे ही अनंत पर रखेंगे तो हमें पता है साइज कैसे होगा? बिंब साइज का होगा। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर। देखो प्रकाश की किरण एक ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ये ऐसे गई ऐसे। अब ये किरणें को फैलाता है तो मिलेगी तो नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये कहीं इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको पीछे की, तो माना कि यहाँ F1 पर मिल रही है, और इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बना? F1 पर। और कैसी है? बिंदु साइज का। और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। फिर अब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत और इस ये जो प्रकाशीय केंद्र है इसके बीच में रखेंगे। तो वस्तु को कहाँ रखा? अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना आपके? प्रतिबिंब बना देखो यहाँ पर, एकदम यहाँ पर, किसके? F1 और O के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। और साइज कैसा होगा? छोटा। और कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। तो अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जैसे वहां पर दर्पण सूत्र था, यहाँ क्या है? लेंस सूत्र। फर्क इतना है, वहां प्लस था, यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा सिर्फ। वहां पर प्लस था, यहाँ माइनस। दूसरा वही v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? बिंब की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। फिर आवर्धन क्या? जो दर्पण में था वही सेम है, किसी भी चीज को विवर्तित आवर्तित करके दिखाना। तो क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h डैश, और बिंब की ऊंचाई को h से। तो m बराबर क्या आएगा? h डैश अपॉन h। और एक फॉर्मूला क्या होगा? m बराबर v बटा यू। वहां पर माइनस था, माइनस v बटा यू था वहां, लेकिन यहाँ क्या होगा? प्लस v बटा यू। अब फिर देखिए यहाँ एक और आता है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता का बेसिकली ऐसे समझिए, जो प्रकाश की किरणें है उसको कितना फैला सकता है, या कितना इकट्ठा या मोड़ सकता है, यानी कि किरणों को कितना अभिसरण या अपसरण कर सकता है, या तो किरणों को कितना इकट्ठा कर सकता है, किरणों को कितना फैला सकता है, वो क्या है? लेंस क्षमता। और लेंस क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि P बराबर 1/f। f यहाँ पर क्या है? हमारी फोकस दूरी है। फिर देखिए लेंस क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है डायप्टर, और जिसको d द्वारा लिखा जाता है। क्या होता है? डायप्टर, और जिसको d द्वारा लिखा जाता है। तो धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।